हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं रिया आपको यानोमानी प्रजाति के बारे में बताना चाहती हूँ। यानोमानी एक ऐसी जनजाति है जो मूलतः भारत से ही, लेकिन समय के साथ वो अमेज़न नदी के किनारे पर वेनेजुएला और ब्राज़ील के जंगलों में रहा करती है। इस जनजाति की आबादी 20,000 से भी ज़्यादा है। इस जनजाति के लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है और ये अधिकतर नंगे अवस्था में ही शोबनो नाम के छोटे टेंटों में रहा करते हैं। लड़ाइयाँ होना इस जनजाति की आम बात है। इस जनजाति का बाहरी दुनिया से कम ही संपर्क है और ये बाहरी लोगों से मिलना कम ही पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग इस जनजाति से मिले हैं, उनसे इन जनजाति की एक अनोखी परंपरा के बारे में पता चलता है। क्या है ये परंपरा, आप लोगों को बताते हैं। इस जनजाति के लिए मौत एक अहम मुद्दा है। इस जनजाति के अनुसार मौत के बाद मृतक की आत्मा की रक्षा करना उनका दायित्व होता है। इस जनजाति की प्रथा के अनुसार किसी की भी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उस मृतक को जलाने के बाद उसकी राख को पूरे परिवार के लोगों को खाना होता है। इस प्रथा को पूरी करने के लिए पहले मृतक को जलाने के बाद उसकी हड्डियों और राख इकट्ठा की जाती हैं, जिसके दौरान मृतक के परिजन रोकर और गाना गाकर इसको पूरा करते हैं। अब उन हड्डियों और राख को पीसकर एक घड़े में भर दिया जाता है और इस प्रथा के दूसरे दौर का इंतज़ार किया जाता है। यह दूसरा दौर कोई उत्सव या त्यौहार भी हो सकता है। इस उत्सव पर केले की सब्जी में इस घड़े से राख को मिला दिया जाता है और मृतक के हर एक परिजन को यह सब्जी खाने में दी जाती है। इस प्रथा को पूरी करने के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस जनजाति के अनुसार यदि यह प्रथा नहीं की जाए तो मृतक की आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रहती है और आत्मा बनकर अपने परिजनों को परेशान करती है। फिर भी मित्रों, आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची जनजाति है। दोस्तों, मैं साहिल आपको एक डायन के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता नहीं है और जो भी जाता है वो जिंदा कभी वापस आता ही नहीं। वहाँ आसपास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वहाँ रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं है पसंद कि कोई उस डायन कोट में आ जाए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अबे बाइक यहाँ रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई, क्यों रुकवा दी? फिर रजत ने कहा, अरे भाई, तू इस रास्ते इसे क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई भी इस रास्ते पर बाइक लेकर नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते के बारे में? फिर
अवनीत ने कहा। भाई तुझे तो पता ही है, मैं तो 10 साल बाद कल ही तो गांव आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा। अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल ही जाते हो। फिर रजत की बात बीच में काटते हुए अवनीत बोला, अरे भाई ज्ञान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहाँ से। फिर रजत ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो मैं बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत कहना शुरू करता है, अच्छा चल अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, अब बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है बस। पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय ज़रूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह भाई। फिर रजत बोला, भाई पूरी बात सुन तो ले पहले। वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां आ जाए। और तूने भी शायद ये देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है। फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें ज़रूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से ज़ोरों से हंसने लगता है। पर रजत समझा था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे बस, और तू बाइक ये दूसरे वाले से रास्ते से ही निकाल। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद ज़रूर आया हूँ, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से ही जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से ही चल। इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे, तभी अवनीत रजत से कहता है कि भाई चल मान लिया वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है क्या कोई रात को वहां गया हो और वापस सही सलामत आ गया हो। अवनीत की बात सुनकर फिर रजत कहता है, हाँ भाई वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया था। फिर रजत कहता है, तू बिरजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन बिरजेश। अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, अरे वही बिरजेश जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ। फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ वही ना, जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम नागिन ही रख दिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रजत की बात
बीच में काटते हुए अवनीत ने कहा, वही नागिन वहाँ से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता। बहुत बुरी हालत में है वो अब। पर कोई क्या करे, सब ने उसे उस रास्ते से जाने पर मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने ही वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। अब हम भी क्या ही कर सकते हैं। फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ तो क्या हुआ था? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ क्या हुआ था यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे और नागिन भी उस समय हमारी साथ में ही बैठा हुआ था, पर बातों ही बातों में उस डायन कोट की बात छिड़ गई। तो उसके ऊपर नागिन का कहना था कि डायन कोट में कोई डायन वायन करके कुछ नहीं रहती। इसी बात में काफ़ी देर तक बहस चलती रही, पर तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन, तू नहीं मानता न कि उस डायन कोट में कोई है कि नहीं? फिर नागिन ने कहा, ना मैं नहीं मानता और ना ही मुझे ऐसे किसी की बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा, तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहाँ बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक ही कर रहे होंगे और कुछ नहीं। पर फिर नागिन ने कहा, ठीक है, मैं आज जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है। फिर लगी 2000 की शर्त। अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा, मगर तू उस रास्ते अगर वापस आया तो मैं तुझसे 2000 रुपये ले लूँगा। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है। लग गई शर्त। नागिन तुरंत उसकी बात मान जाता है, पर हम सब उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ मत जा, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों को वहाँ जाकर मरते हुए देखा था। इसलिए हम उसे मना करे जा रहे थे, पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे, वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुंच गए। फिर उसके बाद हम में से 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़े हो गए और जहां से उसको आना था वहां पर भी एक लड़का खड़ा हो गया। उसके बाद नागिन तुरंत उस रास्ते पर चला गया, पर लगभग आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़कों को फ़ोन लगाया, पर उनका कहना था कि वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। हमने जैसे ही यह सुना तो हम काफ़ी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा और हमें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सब के पास जाना चाहिए और उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपने बाकी 2 दोस्तों के पास जब तक पहुंच गए और हमें 1 आध घंटा हो गया था। हम लोग वहां पहुंचकर सीधा नागिन को फ़ोन लगाना शुरू कर चुके थे, पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था और वैसे भी उसके फ़ोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब रात के 9:30 बज गए तब मैंने सबसे कहा, भाइयों, मुझे लगता है हम सबको एक साथ
वहाँ जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फंसा हुआ है। फिर राहुल ने कहा, अबे तू पागल तो नहीं हो गया? हमारी वजह से कैसे वो फंसा? वो खुद ही हीरो बन रहा था, अब हम क्या ही कर सकते हैं। फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा, तू चुपचाप रह जा यहीं पर। जब तुझे पता है कि उस रास्ते में डायन रहती है तो क्या ज़रूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और अब तू बोल रहा है कि मेरी क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढना जाना चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारी साथ के ही लोकेश ने कहा, रजत सही बोल रहा है, राहुल हमारी क्या गलती है? हम सब क्यों मरने जाएं वहाँ पर? वो खुद ही तो हीरो बनने जा रहा था, हमने तो पहले ही मना किया था कि मत जाए। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसलिए भाइयों चलो उसे ढूंढ कर आते हैं। फिर मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को तैयार हो गए और राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उन दोनों से कहा, अबे अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है, पर पता नहीं वो कैसे होगा, क्या पता कहाँ चला गया है वो। चलो उसे ढूंढ कर ही आते हैं। फिर हम सब मिलकर उसको ढूंढने निकल पड़े। हम सब को वहाँ रास्ते पर जाते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर हम जैसे तैसे उस रास्ते पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बीच रास्ते में नागिन बेहोश पड़ा हुआ है। हमने नागिन को उठाकर घर ले आए और अगले सुबह हम सब उसके घर गए और उससे बात करनी शुरू कर दी। नागिन रोते रोते बोल रहा था कि मैं उस रास्ते निकल तो पड़ा था, पर मुझे नहीं पता था कि सच में वहाँ कोई नागिन होगी। मैं शांति से उस रास्ते से जा रहा था, पर पीछे से किसी लड़की की फुसफुसाने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी और मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक लंबी सी औरत, जिसके दांत बाहर, नाक बड़ा और मुंह पूरा छिला हुआ था, वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और भगवान का नाम लेना भी शुरू कर दिया। उस नागिन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे मेरी कॉलर से पकड़कर नीचे गिरा दिया, पर मैं भगवान का नाम लिए जा रहा था तो नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी और जैसे तैसे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरी आंख सीधा अभी खुली है। ये नागिन की बातें सुनकर हम सब दोस्तों में बहुत दहशत का माहौल हो गया और हम सब दोस्तों ने मिलकर पक्का किया कि आज के बाद ना हम किसी को उस रास्ते जाने देंगे और ना हम कभी उस रास्ते को जाएंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है।